आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। चलते चलते दो खबर के प्रिय दर्शकों एवं साथियों, हमारे हरियाणा विधानसभा चुनाव के सर्वे और ओपिनियन पोल के तीसरे बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा बुलेटिन हरियाणा की सोनीपत लोकसभा में आने वाली सभी 9 सीटों का चुनावी विश्लेषण और ओपिनियन पोल पर आधारित है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के साथ दोनों पार्टियों और अन्य क्षेत्रीय दलों की गहरी भावनाएं जुड़ी हुई है। INLD और JJP के लिए यहां अपनी और अपने परिवार की साख और विरासत दांव पर लगी हुई है। उनकी चौटाला परिवार की साख और हरियाणा की राजनीति में उनका भविष्य। हरियाणा का जाट लैंड कही जाने वाली सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की इन 9 विधानसभाओं से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो कहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़कर इसे अपनी व्यक्तिगत लोकसभा सीट घोषित कर रखा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही वोटों से जीत से दूर रह गए। हरियाणा और लगभग भारत ने भी यहां राजनीति में भाग्य के खेल को खुली आंखों से देखा जब सतपाल ब्रह्मचारी मात्र 26 दिनों में इस लोकसभा से सांसद चुने गए। सतपाल ब्रह्मचारी वैसे तो सफीदो विधानसभा के गंगोली गांव के रहने वाले हैं, मगर वो पिछले 25 वर्षों से उत्तराखंड की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे। उन्होंने हरिद्वार नगर पालिका से चेयरमैन का चुनाव जीता और 2 बार हरिद्वार से कांग्रेस की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनावों में बीजेपी के मदन कौशिक से शिकस्त खाने के बाद वो वर्तमान समय में हरिद्वार महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए और मात्र 26 दिनों में भाग्य के सहारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजदीकियों के कारण सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की पहली पसंद बन गए और फिर सोनीपत की जनता के उथल पुथल से भरे सियासी माहौल में सांसद भी चुने गए। आज के इस बुलेटिन में हम सभी 9 विधानसभाओं के सियासी हालातों को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे सर्वे और पब्लिक की राय का निचोड़ आपके साथ साझा करेंगे। आपकी उत्सुकता और मन में उठ रहे सभी सियासी सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। सोनीपत लोकसभा के मतदाता के मूड और रुझान को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हरियाणा चुनाव की लेटेस्ट अपडेट और खबरों को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल चलते चलते दो खबर को सब्सक्राइब भी कर लें। सोनीपत लोकसभा सीट में 6 सीट सोनीपत जिले की और 3 सीट जींद जिले की शामिल की गई है, जो इस प्रकार है: गन्नौर, राय, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बरौदा, जुलाना, सफीदों और जींद। सोनीपत क्षेत्र हरियाणा का जाट लैंड माना जाता है। यह लोकसभा सीट मुख्यतः जाट बाहुल्य सीट के तौर पर देखी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 में यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय मोदी लहर अपने चरम पर थी। उस समय कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,62,759 वोट से बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक के सामने यह चुनाव हार गए थे, जबकि जाट बाहुल्य क्षेत्र होने पर पूर्व सीएम हुड्डा को इतने बड़े अंतर से हार होने की आशा तो बिल्कुल भी नहीं थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में यही परिस्थितियां एकदम बदली हुई मिली, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 विधानसभाओं में बढ़त बना ली थी और कांग्रेस केवल 2 विधानसभाओं पर ही आगे रह पाई। कुछ महीने बाद 2019 में विधानसभा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे। बीजेपी 9 में से केवल 3 सीटों पर जीत पाई और कांग्रेस के 5 विधायकों ने जीत का स्वाद चखा। जुलाना की सीट JJP के खाते में गई। 2024 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने यहां से अपने अपने लोकसभा प्रत्याशी बदल दिए थे। बीजेपी में रमेश कौशिक के स्थान पर मोहन लाल बड़ोली को तो कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्थान पर सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा। दोनों ही ब्राह्मण उम्मीदवार थे। मोहन लाल बड़ोली जहां राय से विधायक थे और उनकी क्षेत्र की राजनीति में पकड़ भी अच्छी मानी जा रही थी, वहीं सतपाल ब्रह्मचारी उत्तराखंड के हरिद्वार से कांग्रेस की टिकट पर 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके थे। सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार में एक लोकप्रिय संत और समाज सेवी के रूप में भी स्थापित है और हरियाणा की राजनीति से जुड़ाव भी रखते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त लेकर चली तो सतपाल ब्रह्मचारी 4 सीटों पर आगे रहे और एक बेहद नजदीकी मुकाबले में 21,094 वोट के अंतर के साथ सोनीपत के सांसद चुन लिए गए। उनकी इस जीत में बरौदा और जुलाना का बहुत बड़ा योगदान रहा। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें 30,000 और 25,000 की लीड मिली, जो कि इस चुनाव में निर्णायक सिद्ध हुई। आइए अब हम सोनीपत क्षेत्र की विधानसभाओं के संदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स की समीक्षा कर लेते हैं। हालांकि इस चुनाव के लिए अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, परंतु सियासी समीकरण केवल सत्तारूढ़ दल बीजेपी और विपक्ष में कांग्रेस में ही चुनावी द्वंद्व होने का अनुमान लगाए हुए है और यह प्रदेश की जनता का वास्तविक रुझान भी है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के राजनीतिक दलों को अपना स्पष्ट संदेश दे दिया था। सोनीपत लोकसभा की बड़ौदा सीट हमेशा से कांग्रेस पार्टी के खाते में ही जाती रही है।
यह सीट जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। ब्राह्मण भी यहाँ 8 से 9% तक गिने जाते हैं। यहाँ के पिछले 7 महत्वपूर्ण चुनावों में 7 बार कांग्रेस पार्टी ही आगे रही है। अब की बार 2024 के विधानसभा इलेक्शन में यहाँ से 7 उम्मीदवार मैदान में है। दीपक मलिक जेजेपी प्लस असपा के टिकट से लड़ रहे हैं। संदीप मलिक आम आदमी पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं। इनेलो बसपा गठबंधन ने धर्मवीर को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप सिंह सांगवान को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने अब की बार इंदुराज सिंह नरवाल को टिकट दी है। देवेंद्र कुमार उर्फ नीतू मोर और कपूर सिंह नरवाल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कपूर सिंह नरवाल 2009 और 2014 में इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार ही दूसरे नंबर पर रहे हैं। फिर इन्होंने हुड्डा के खेमे में जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, परंतु टिकट न मिलने पर अब की बार उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरना उचित समझा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट कभी भी खुशखबरी नहीं लाई है। 2014 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, परंतु 2019 में उन्होंने हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान योगेश्वर दत्त को टिकट देकर यहां से चुनाव लड़वाया था। तब उन्हें 30% के करीब वोट मिला। सीधे सीधे कहे तो यह सीट मोदी लहर और कमल के मैजिक से एकदम अछूती और बाहर है। इस सीट पर केवल कांग्रेस के हुड्डा का मैजिक ही चलता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेहद करीबी श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस की टिकट से यहां से 2009, 2014 और 2019 में विधायक चुने जा चुके हैं। अब की बार कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट बदल दिया है। उन्होंने अब की बार अपने पूर्व विधायक की जगह इंदुराज सिंह नरवाल को यहां से टिकट दी है। चुनावी विश्लेषण और जनता के बीच की राय जानने के बाद इस सीट से इंदुराज सिंह नरवाल के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कपूर सिंह नरवाल को किसी भी रूप में कमजोर कैंडिडेट के रूप में आंका नहीं जा सकता है। उनके पास भी अपना इनेलो और अब कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने की संभावना है। यहाँ पर चुनावी फाइट इंदुराज सिंह नरवाल और कपूर सिंह नरवाल के बीच में ही रहेगी। भाजपा यहाँ दूसरे स्थान के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बसपा और असपा का यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा जन आधार नहीं है। इनेलो कैंडिडेट धर्मवीर भी 10 से 15,000 वोट तक सीमित होते दिखाई दे रहे हैं। दीपक मलिक और आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे संदीप मलिक यदि अपनी जमानत भी बचा पाए तो उनके लिए यह चुनाव एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। यह सीट हमारे सर्वे के अनुसार कांग्रेस के खाते में गिनी जानी चाहिए। अब चलिए सोनीपत लोकसभा की दूसरी महत्वपूर्ण सीट गन्नौर की तरफ चलते हैं। गन्नौर विधानसभा सीट सोनीपत लोकसभा सीट की दूसरी महत्वपूर्ण सीट है। गन्नौर विधानसभा में एससी वोटर्स की संख्या 20% से ज्यादा तो ब्राह्मण वोटों की संख्या 10% से ज्यादा मानी जाती है। 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस पार्टी के कुलदीप शर्मा विधायक थे। 2019 में बीजेपी की टिकट से निर्मल रानी ने चुनाव लड़ा और 10,280 वोट के अंतर से कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को चुनाव में हराने में सफल रही। निर्मल रानी 2014 में इनेलो की टिकट से लड़ी और दूसरे स्थान पर रही। इन्होंने 2009 में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रही थी। 2009 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस सीट से अपनी जमानत नहीं बचा पाया था। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गन्नौर सीट से बढ़त बनाए रखी। अब की बार 2024 में इस सीट से 15 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था, जिनमें से 3 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और एक ब्रिजेश रानी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब मैदान में 11 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बसपा और इनेलो के गठबंधन से नर सिंह को टिकट दी गई है। आम आदमी पार्टी ने सरोज बाला को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्मल रानी की जगह देवेंद्र कौशिक को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं जेजेपी और असपा गठबंधन ने अनिल कुमार त्यागी को टिकट दी है। इसके अलावा रामकुमार कविता शर्मा, देवेंद्र काद्यान, अंकुर कौशिक, राममेर सिंह, यह सब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गन्नौर विधानसभा के चुनाव में डटे हुए हैं। वैसे तो यह सीट मुख्य यह इनेलो और कांग्रेस के बीच में ही रहती थी, परंतु 2014 के बाद से इनेलो के कमजोर होने से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने लगी। निर्मल रानी जो कि यहां से वर्तमान में विधायक चुनी गई थी, वह पूर्व में आईएनएलडी की टिकट से भी चुनाव लड़ चुकी है। निर्मल रानी ने 3 अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा और अंत में बीजेपी की टिकट से यहां से विधायक के रूप में चुनी गई। इस समय 2024 के वोटिंग पैटर्न के अनुसार इस सीट पर केवल कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर मानी जा रही है। 2024 में जनता में मोदी और बीजेपी के विरुद्ध जाट समुदाय के साथ दलित वोटर को एकजुट होते देखा गया। फिर भी मोहनलाल बडोली इस सीट से सम्मानजनक लीड लेकर आगे बढ़े।
पूर्व में यहां से विधायक होना और 24 में विपरीत परिस्थितियों में यहां से मोहनलाल बडोली का लीड लेकर निकलना यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गन्नौर की सीट पर मजबूत है। वहीं कांग्रेस की टिकट से 2 बार विधायक रहे कुलदीप शर्मा अपनी वापसी के लिए बेताब है। INLD और जेजेपी, बसपा और असपा यहां पर इस चुनाव में उतने मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों में भी ऐसा कोई छुपा रुस्तम उम्मीदवार नहीं नजर आ रहा जो यहां कोई बड़ा उलटफेर कर सके। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादयान कुछ क्षेत्रों में जनता के बीच लोकप्रिय दिख रहे हैं, परंतु बीजेपी, कांग्रेस के काडर वोट बैंक में वो कितनी सेंध लगा पाएंगे ये कोई बड़ा सवाल नहीं दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को तो यहां सबसे पहले अपनी जमानत बचाने की चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां प्रचार और प्रसार में किसी प्रकार का उत्साह नजर नहीं आया। गन्नौर में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर देखी जा रही है। जाट वोट का बंटवारा भी देवेंद्र कादयान के और इनेलो के पक्ष में होता दिख रहा है। साथ ही दलित वोट बैंक भी बीजेपी की तरफ लौटने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें सैलजा की नाराजगी ने भी असर डाला है। गन्नौर की जनता का रुझान भी इन्हीं दोनों प्रमुख पार्टियों में ही दिखाई दे रहा है। चलते चलते 2 खबर के सर्वे और विश्लेषण के अनुसार यह सीट बहुत ही क्लोज फाइट वाली सीट मानी जा सकती है। इनेलो और जेजेपी के कमजोर होने से और आम आदमी पार्टी के यहाँ कैंडिडेट खड़े कर देने से 19 और 24 के वोटिंग पैटर्न के अनुसार हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कौशिक को विधायक बनते हुए देख रहे हैं। परंतु यह मुकाबला केवल 51 और 49 के अंतर का ही है। हमारे सर्वे के अनुसार यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिनी जानी चाहिए। राई विधानसभा हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बन गई है। सारी विधानसभा में 18 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें से 14 स्वीकार कर लिए गए और 1 ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यहां से 3 राष्ट्रीय पार्टियां सहित जेजेपी असपा का गठबंधन, इनेलो और बसपा का गठबंधन व अन्य 3 क्षेत्रीय दल और 6 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए डटे हुए हैं। यदि इस सीट की सियासी हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 7 चुनावों में 2009 से लेकर 2024 तक 7 महत्वपूर्ण चुनावों में यहां से 4 बार भारतीय जनता पार्टी और 3 बार कांग्रेस पार्टी आगे रही है। 2009 से पहले यह सीट 2 कॉर्नर सीट मानी जाती थी। 2014 में मोदी के उद्भव के साथ यह सीट 3 कॉर्नर सीट हुई। 2019 में जेजेपी और इनेलो थोड़े से कमजोर हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तक हमने देखा है कि यहां फिर से 2009 वाला माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आमने सामने केवल 2 राष्ट्रीय पार्टियां ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है। 2009 और 2014 में कांग्रेस के जय तीरथ यहां से 2 बार विधायक रहे थे। 2014 में तो मात्र 3 वोटों से वह अपने निकटतम प्रतिबंध इनेलो के इंद्रजीत से जीते थे। इस चुनाव में कृष्णा गहलावत तीसरे नंबर पर रही थी। 2009 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 2740 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी यहां से अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी। मोहनलाल बडोली, जो राय विधानसभा सीट से 2019 के चुने हुए विधायक है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद की टिकट दी थी। हालांकि वह कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से 21,000 वोटों से चुनाव हार गए, मगर राय विधानसभा क्षेत्र से वह एक सम्मानजनक बढ़त बनाए हुए आगे निकले थे। अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में मोहनलाल बडोली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी पार्टी के कैंडिडेट कृष्णा गहलावत के चुनाव को लीड कर रहे हैं। शुरू में माना यह जा रहा था कि बीजेपी ने एक कमजोर कैंडिडेट को टिकट दे दी है, मगर कांग्रेस की तरफ से भी जब जय भगवान अंतिल को टिकट मिली तो यहाँ के क्षेत्र से आवाज उठी कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट कमजोर उतारा है। यह चुनाव एक बार फिर एकदम खुला चुनाव हो गया और दोनों में से कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है। इनेलो, जेजेपी अब उतने मजबूत नहीं है, जीतने की 2009 और 2014 में होते थे। चौटाला परिवार के आपसी मनमुटाव और बिखराव की वजह से यह सीट जहां पहले कभी इनेलो का बोलबाला होता था, आज तीसरी या चौथी पार्टी बनने के लिए संघर्षशील दिखाई दे रही है। बसपा और असपा का यहां इतना जन आधार नहीं है कि वो सीट की जीत का दावा कर सके। हालांकि एससी वोटर यहां पर 20% से ज्यादा है, परंतु उसका रुझान भी 2024 के चुनाव में थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया और इससे पहले एससी वोटर का जुड़ाव बीजेपी के साथ दिखाई देता था। कुछ भी कहिए, इस सीट की प्रेडिक्शन करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ 3 वोट के अंतर से ही लोगों ने अपने विधायक को चुना था। इतना निकटतम मुकाबला बहुत कम सीटों पर देखने को मिलता है। अब की बार भी जो 6 निर्दलीय और 3 अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की विधायक कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं, उनकी भूमिका चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली हो जाती है। ये उम्मीदवार किस पार्टी के कितने वोट काट पाएंगे, इस खेल के ऊपर हार जीत का अंतर और हार जीत निर्भर करती है।
फिर भी प्रमुखता यह चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस के जय भगवान अंतिल और बीजेपी की टिकट से उम्मीदवार कृष्णा गहलावत के बीच में ही है। चलते चलते दो खबर के सर्वे और जनता के प्रारंभिक रुझानों की माने तो यह सीट सहज भाव से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती है। यह सीट एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीट है। इसका मतलब है कि बेशक यहाँ दो पार्टियों के बीच में ही मुकाबला हो रहा है, परंतु इसमें कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है। यहाँ के हालत इतने सियासी और गर्म है कि यहाँ की आबो हवा इस वक्त पढ़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहनलाल बडोली के लिए और उनकी पार्टी के लिए यह सीट साख का विषय बन गई है। किसी भी परिस्थिति में राय विधानसभा का चुनाव बहुत ही रोचक और उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। गोहाना विधानसभा भी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की एक बहुत ही रोमांचक सीट बन गई है। बीजेपी इस सीट को आज तक जीत नहीं पाई है। अब की बार बीजेपी ने रोहतक से सांसद रहे अरविंद शर्मा को विधायक प्रत्याशी बनाकर उतारा है। अरविंद शर्मा 2009 से पहले कांग्रेस में ही होते थे। 2019 में वह भारतीय जनता पार्टी से रोहतक के सांसद रहे। 2024 का रोहतक संसदीय क्षेत्र का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा के साथ हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की गोहाना विधानसभा से टिकट देकर इस सीट का मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ गोहाना सीट से कांग्रेस के वर्तमान विधायक जगबीर सिंह मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। जगबीर सिंह मलिक वैसे तो 2009, 2014 और 2019 से लगातार इस सीट से विधायक चुने जाते आ रहे हैं, परंतु अब की बार बदली हुई परिस्थितियों में उनके प्रति मतदाता का रुझान थोड़ा कम नोट किया गया है। अब की बार गोहाना विधानसभा क्षेत्र से 18 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से अब केवल 11 ही चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से अरविंद शर्मा, कांग्रेस की टिकट से जगबीर सिंह मलिक, बसपा की टिकट से दिनेश कुमार, जेजेपी की टिकट से कुलदीप मलिक, तो आम आदमी पार्टी ने शिव कुमार रंगीला को टिकट दिया है। इन मुख्य नेताओं के अतिरिक्त इस सीट से 6 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। अरविंद, राजवीर, सनी, हर्ष चिकारा, अरुण निनानिया और राजवीर सिंह दहिया, इन सभी ने गोहाना सीट से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। इनमें से अरुण निनानिया के साथ कुछ अन्य विधायक प्रत्याशियों ने अपना समर्थन बीजेपी के अरविंद शर्मा को दे दिया है। वहीं हर्ष चिकारा चुनाव के दंगल में डटे हुए हैं। हर्ष चिकारा एक फेमस यूट्यूबर हैं और गोहाना के सामाजिक क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों में पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। हालांकि वह भी कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, परंतु पार्टी ने अपने जगबीर सिंह मलिक को ही उम्मीदवार चुना। यदि गोहाना की सियासी इतिहास के बारे में बात करें तो यहां पर 21% से ज्यादा एसी वोटर का होना पाया गया है। पिछले 7 महत्वपूर्ण चावन में भारतीय जनता पार्टी केवल 2014 के लोकसभा चुनाव में ही यहां से बढ़त ले पाई थी। इसके अलावा पिछली 6 बार से कांग्रेसी बढ़त में रही है। एक तरह से इस सीट को विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में विशुद्ध रूप से कांग्रेस की सेफ सीट के रूप में गिना जा सकता है। मगर बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच अरविंद शर्मा और जगबीर मलिक बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष चिकारा जगबीर मलिक के वोट बैंक में सिंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत लेती है तो यह भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक की जीत मानी जाएगी। अन्यथा यह सीट एक बार फिर से कांग्रेस के पाले में जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक इस चुनाव को अपना अंतिम चुनाव कहते हुए जनता की सहानुभूति और चुनाव दोनों जीतना चाहते हैं, जो कि उनको 1 अंक ज्यादा देता भी है। यदि इस सीट को सियासी समीकरणों के हिसाब से हम एक तरफ करना चाहिए तो इस वक्त 51% चांस कांग्रेस पार्टी की तरफ है। वहीं दलित वोट बैंक और जाट वोट बैंक के बंटवारा होने से यहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1300 वोटों से ही पीछे रही। इस बार भी इस चुनाव में यह अंतर और कम रहने की उम्मीद है। महिला ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट के जुलाना सीट से नामांकन करने के बाद यह सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी को निर्णायक बढ़त जुलाना से ही मिली थी। जुलाना विधानसभा सीट वैसे तो इनेलो का गढ़ मानी जाती है, परंतु इनेलो के कमजोर होने के बाद अब यहां के जाट मतदाता का रुझान सीधे सीधे कांग्रेस और हुड्डा के साथ दिखने में आ रहा है। 2019 में अमरजीत ढांडा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के हाथों में यह सीट पिछले 15 वर्षों से नहीं आ रही है। 2019 में तो कांग्रेस प्रत्याशी की यहां से जमानत जब्त हो गई थी। अब की बार इस सीट से चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार बने थे। बीजेपी ने कप्तान योगेश बैरागी को प्रत्याशी बनाया, तो वही इनेलो बसपा गठबंधन ने डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को टिकट दी। वही अमरजीत ढांडा जेजेपी असपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी यहां से महिला खिलाड़ी को टिकट देकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। यदि यहां जाट वोट बंट जाता है तो यह सीट किसी भी प्रत्याशी की झोली में जा सकती है।
अन्यथा यहाँ वोटिंग के आरंभिक रुझानों के बाद और भिन्न एग्जिट पोल्स में भी ये सीट पहली बार चुनाव लड़ रही विनेश फोगाट को जाती दिखाई दे रही है। आरंभ में विनेश के राजनीति में कम अनुभव होने का नुकसान होता दिखाई दिया, मगर प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ ताबड़तोड़ रैलियां करके चुनावी माहौल को विनेश के पक्ष में एक तरफा बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। वोटिंग के दिन कप्तान बैरागी के कई गांवों में चुनावी बस्ते भी नहीं लग पाए और वोटिंग के समय हरियाणा में बूथ कैप्चरिंग की सबसे पहली घटना का शोर भी जुलाना से आया पाया गया। फिर भी रोचक मुकाबले में विनेश के चुनाव जीतने की संभावना अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा ही है। सफीदों विधानसभा भी सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का गृह नगर होने के कारण अब की बार ज्यादा चर्चाओं में है। अपने लोकसभा चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी अपने बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली से लगभग 5000 वोटों के अंतर से सफीदों विधानसभा में पीछे चल रहे थे, जबकि कांग्रेस के वर्तमान में उम्मीदवार सुभाष गंगोली ही यहां से 2019 में विधायक चुने गए थे। इस कारण यह सीट भी रोचक मुकाबले वाली सीट के रूप में देखी जा रही है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी बच्चन सिंह आर्य के निर्दलीय चुनाव में उतर जाने से यह सीट बीजेपी के दादा गौतम के लिए भी मुश्किलों भरी हो गई है। बच्चन सिंह आर्य को 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 53,810 वोट मिले थे, जो कांग्रेस के सुभाष गंगोली से केवल 3,600 वोट ही कम थे। जहां बीजेपी को इस सीट पर अपने बागी नेताओं के विरोध का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के वोट काटने के लिए भी कई प्रत्याशी निर्दलीय ही चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने निशा देशवाल को टिकट दी है, तो जेजेपी ने सुशील बैरागी पर भरोसा किया है। बसपा इनेलो गठबंधन ने पिंकी कुंडू को टिकट दिया है। इनके अतिरिक्त 5 और उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में है। इस सीट पर भी बहुत ही क्लोज फाइट देखने को मिल रही है। मात्र 26 दिनों में ही हरिद्वार के महानगर अध्यक्ष से सोनीपत के सांसद बने सतपाल ब्रह्मचारी के लिए इस सीट को जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। जहां वो स्वयं के चुनाव में 5000 वोट से पिछड़ गए थे, वहीं उन्हें अपने अजीत सुभाष गंगोली की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बागी नेता बच्चन सिंह आर्य का ही सहारा है। यदि इस विधानसभा पर मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न से ही वोट करता है और वोट बागियों और अन्य उम्मीदवारों में नहीं बंटे, तो सीधे सीधे दादा गौतम इस सीट से जीत सकते हैं। अन्यथा बीजेपी उम्मीदवार को अपने बागी नेता से ही सबसे ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यह सीट कांग्रेस के जीतने की ज्यादा प्रबल संभावना है। सोनीपत विधानसभा सीट पर भी बहुत कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सोनीपत के पास गोहाना में रैली करने आए, तो वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार के पक्ष में रोड शो और रैली देखी गई। सोनीपत विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चा में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का चुनावी भाषण रहा। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार को चुनाव से ठीक पहले ईडी ने एक मामले में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। कांग्रेस पार्टी ने भी जब सुरेंद्र पंवार को टिकट दी तो वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में ही बंद थे, परंतु एकदम चुनाव के मध्य में हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानकर भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया। जहां शुरू में यह सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही थी, वहीं सुरेंद्र पंवार को हाई कोर्ट द्वारा बरी घोषित कर दिए जाने से सारे चुनावी सेंटीमेंट पर गहरा असर पड़ता हुआ देखा गया। यह सीट भी सतपाल ब्रह्मचारी के संसदीय क्षेत्र में आती है और स्वयं हुड्डा के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस सीट पर हेमंता बिस्वा और राहुल गांधी के रोड शो और चुनावी दौरों ने भी पारा बढ़ाए रखा। हालांकि यहां से इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों सहित कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में डटे हुए हैं। फिर भी मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी में ही देखा जा रहा है। पिछले 7 प्रमुख चुनावों में 5 बार इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, परंतु कभी इनेलो के प्रत्याशी रहे सुरेंद्र पंवार ने 2019 में कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत विधानसभा में बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। यह अंतर सुरेंद्र पंवार 2024 में नहीं बनाए रख पाए और बीजेपी ने एक बार फिर सोनीपत सीट से लीड किया। इसलिए भी यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक कविता जैन का टिकट काट दिया और निखिल मदान को उनसे थोड़ा विरोध भी झेलना पड़ रहा है, परंतु यहाँ बीजेपी के लिए हालात सफीदों जितने विपरीत नहीं है। सोनीपत विधानसभा सीट पर भी बहुत कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सोनीपत के पास गोहाना में रैली करने आए, तो वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार के पक्ष में रोड शो और रैली देखी गई। सोनीपत विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चा में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का चुनावी भाषण रहा। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार को चुनाव से ठीक पहले ईडी ने एक मामले में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। कांग्रेस पार्टी ने भी जब सुरेंद्र पंवार को टिकट दी तो वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में ही बंद थे, परंतु एकदम चुनाव के मध्य में हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानकर भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया।
जहां शुरू में यह सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही थी, वहीं सुरेंद्र पंवार को हाई कोर्ट द्वारा बरी घोषित कर दिए जाने से सारे चुनावी सेंटीमेंट पर गहरा असर पड़ता हुआ देखा गया। यह सीट भी सतपाल ब्रह्मचारी के संसदीय क्षेत्र में आती है और स्वयं हुड्डा के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस सीट पर हेमंता बिस्वा और राहुल गांधी के रोड शो और चुनावी दौरों ने भी पारा बढ़ाए रखा। हालांकि यहां से इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों सहित कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में डटे हुए हैं। फिर भी मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी में ही देखा जा रहा है। पिछले 7 प्रमुख चुनावों में 5 बार इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, परंतु कभी इनेलो के प्रत्याशी रहे सुरेंद्र पंवार ने 2019 में कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत विधानसभा में बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। यह अंतर सुरेंद्र पंवार 2024 में नहीं बनाए रख पाए और बीजेपी ने एक बार फिर सोनीपत सीट से लीड किया। इसलिए भी यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक कविता जैन का टिकट काट दिया और निखिल मदान को उनसे थोड़ा विरोध भी झेलना पड़ रहा है, परंतु यहाँ बीजेपी के लिए हालात सफीदों जितने विपरीत नहीं है। चलते चलते 2 खबर के सर्वे और विश्लेषण के आधार पर सोनीपत लोकसभा की सभी 9 सीटों के अंतिम रुझान इस प्रकार है। जींद, गोहाना, राय और सोनीपत सीटों पर बीजेपी की जीत होने की प्रबल संभावना है, तो जुलाना, गन्नौर, खरखौदा, सफीदों सीट कांग्रेस के खाते में जाने की प्रबल संभावना है। वहीं बड़ौदा सीट से कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस प्रत्याशी इंदु सिंह नरवाल को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं।